हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। उसके नियमों को हम लोगों ने समझा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। आज हम लोग समतल दर्पण से जो परावर्तन है उस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। और ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये जो वीडियो है। तो हम लोग बात करेंगे जो परावर्तन, जो समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है उस परावर्तन पर जो बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे एग्जाम्स में, साइंस पार्ट में। हम लोग जीएस के साइंस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें जो समतल दर्पण से परावर्तन पर बेस्ट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है वो हमको कब दिखती है। कोई भी वस्तु हमको कब दिखेगी? मान लीजिए कि रात का समय है और आप किसी कमरे में बैठे हैं जहाँ पर अंधेरा है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है जहाँ पर उजाला है। तो जो व्यक्ति कमरे में बैठा है जहाँ पर अंधेरा है वो व्यक्ति बाहर खड़े व्यक्ति को तो देख सकता है, लेकिन जो बाहर उजाले में व्यक्ति खड़ा है वो अंदर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देख सकता। मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु हमको कब दिखेगी? जब प्रकाश उस वस्तु से आकर टकराएगा और वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आँख तक आएगा, तभी वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। इसीलिए प्रकाश में जो व्यक्ति खड़ा है, प्रकाश उस पर आकर टकराता है, परावर्तित होता है और कमरे में बैठे व्यक्ति की आँख तक जाता है तो वो उसको देख पाता है। लेकिन जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वहाँ पे तो अंधेरा है, अब वहाँ कोई प्रकाश है नहीं, तो प्रकाश नहीं है तो वहाँ से कोई परावर्तन नहीं हो पा रहा है। तो जो व्यक्ति उजाले में है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं देख पाता है जो अंधेरे कमरे में बैठा है। तो सीधी बात यह है कि कोई भी वस्तु हमको कब दिखती है? जब उस वस्तु से प्रकाश टकराता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, तो इस प्रकार वस्तु हमको दिखती है। अब जो दर्पण से प्रकाश टकराकर वापस आता है तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं और जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है या वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब भी परावर्तित होकर किरण वापस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब भी रे वापस आएगी और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम दो परावर्तित किरणें होनी चाहिए जो किसी बिंदु पर या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर किसी दर्पण से टकरा करके दो किरणें किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, एक्चुअल में मिल रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो इमेज कैसी होगी? वास्तविक होगी। वास्तव में किरण मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है, रियली वो मीट करती है किसी पॉइंट पर, तो रियल इमेज होती है। लेकिन अगर वो दोनों किरणें किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं, इट सीम्स टू बी मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अगर ऐसा होता है, वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, वर्चुअल होता है। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? जब रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में नहीं मिल रही होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, इट सीम्स टू बी मीट। और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलेंगी। तो जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण से वो दो प्रकार का बनता है, एक वास्तविक और एक आभासी। लेकिन जो आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब केवल आभासी होता है। समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अभी हमने आपको बताया समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल आभासी होता है। देखिए, मान लीजिए आप कि एक सरफेस है और ये एक दर्पण है जिसके एक तरफ ये पॉलिश की गई है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो पॉलिश करते हैं, ये जो यहाँ पे ये पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की, और ये हमारा दर्पण है। इस दर्पण के सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज AB कोई ऑब्जेक्ट है,
इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है। दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है देखिए, तो एक जो लाइट है, लाइट रे, प्रकाश की किरण यहाँ से दर्पण पर सीधी आएगी और ये प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पे परपेंडिकुलरली, नॉर्मली। तो जब भी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण, कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब वो अपने पाथ पर वापस लौट आती है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये दर्पण पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, लंबवत, तो यहाँ से अपने पथ पर वापस आ जाएगी, यहीं से लौट आएगी। और अब एक रे को आप यहाँ इंसिडेंट करिए, ये इंसिडेंट रे है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक प्रकाश की किरण यहाँ पर लंबवत आपतित हुई और यहीं से वापस हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और इस दर्पण के लिए ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो मीन्स यहाँ पर जितना एंगल बना इसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल आई, आपतन कोण। तो जितने एंगल पर, कल हमने आपको लॉ बताया था वीडियो में कि जो परावर्तन का लॉ है उसके अकॉर्डिंग जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। मीन्स जो ये प्रकाश की किरण यहाँ से वापस लौटेगी तो उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ये एंगल आई और ये एंगल बराबर होता है, तो ये परावर्तित किरण होगी। अब हमारे पास दो परावर्तित किरणें हैं। एक परावर्तित किरण ये है जो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अपने पाथ पर वापस लौटती है, और एक परावर्तित किरण ये है। इन दोनों को हम अगर चाहें कि कहीं मिल जाए तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इस तरफ कहीं मिलेगी नहीं, नहीं मिलती है। लेकिन हमने क्या बताया कि इमेज बनाने के लिए दोनों किरणों को कहीं ना कहीं मीट करना होता है। तो अगर हम इनको पीछे मिलाएं, इस परावर्तित किरण को दर्पण के पीछे इस तरफ और इसको भी पीछे इस तरफ, तो ये यहाँ पे आके मिलती है इस पॉइंट पे। तो जहाँ पर ये दोनों रेज मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर दोनों मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिल नहीं रही हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी होगा। क्यों आभासी होगा? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है। अब देखिए, जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक तो ये आभासी होगा, वर्चुअल होगा। पहला कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, वर्चुअल प्रतिबिंब होगा। दूसरी बात यह है कि सीधा बनेगा, इरेक्ट होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा, मीन्स इरेक्ट होगा। और तीसरी बात यह है कि ये जो डिस्टेंस है प्रतिबिंब की इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी ये बराबर होती है। इस डायग्राम में आपको ये बराबर नहीं दिख रहा है क्योंकि मेजरमेंट ठीक नहीं लिया गया है। अगर ये मेजरमेंट ठीक होगा तो ये एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण से वो आभासी होगा, सीधा होगा। अच्छा, एक और बात है कि इसकी जो ऊंचाई है, हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु के लंबाई के बराबर होगी। तो वस्तु की लंबाई के बराबर, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। तीन इसमें इंपॉर्टेंट बातें हो गई। क्या क्या हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब बना समतल दर्पण से वो कैसा बना? एक तो ये आभासी बना, दूसरा ये सीधा बना, और तीसरा जो इसकी लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के बराबर बना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्टेंस है दर्पण से इस प्रतिबिंब की वो दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी ये बराबर होती है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। आभासी क्यों होगा हमने बता दिया, क्योंकि जो परावर्तित किरणें हैं वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इट सीम्स टू बी मीट, दैट्स वाई द इमेज विल बी वर्चुअल। तो जो हमारी इमेज होगी वो आभासी होगी, सीधी बनेगी, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा ये होगा कि इसकी जो लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी, और जो दूरी है दर्पण से ये दूरी वस्तु की दूरी जितनी उतनी बराबर होगी। अच्छा, अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं।
अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर आ रही है, मान लीजिए ये दर्पण है और कोई वस्तु इस तरफ आ रही है, मान लीजिए कि हमारी ये फरारी कार है, इस दर्पण की ओर आ रही है, इसकी जो वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है वो v है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा होगा वो आ रहा होगा कार की तरफ, तो उसकी जो स्पीड है वो डबल हो जाती है, जो प्रतिबिंब का जो वेग है वो 2v हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए। अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से आती है तो जो प्रतिबिंब आता हुआ दिखेगा हमारी ओर, उसका जो वेग होगा वो दूना होता है, डबल होता है, 2v हो जाएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल हम देखें, अगर कार की स्पीड यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्पण की ओर आ रही है, तो जो प्रतिबिंब है वो हमारी तरफ किस स्पीड से आ रहा होगा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर एक और इससे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या कि अगर दर्पण को हम रोटेट करें, मान लीजिए हमारा दर्पण ऐसे रखा है और इस पर कोई इमेज बन रही है, हम इसको रोटेट करते हैं, तो अगर हम दर्पण को थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि अगर हमने 10 डिग्री से घुमाया दर्पण को तो जो प्रतिबिंब है वो 20 डिग्री से घूम जाएगा। तो ये भी प्रश्न आता है कि अगर किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो प्रतिबिंब कितने कोण से घूम जाएगा, तो प्रतिबिंब कितने कोण से घूम जाएगा, 2 थीटा कोण से दोगुना हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है यह भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस और इस पर पूछे जाते हैं। जो हमारा समतल दर्पण है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा समतल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। हालांकि ये तब आप समझ पाएंगे, वक्रता त्रिज्या, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दरअसल वक्रता त्रिज्या होता है गोलीय दर्पण में, स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरह का होता है, ये अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर, ये आगे हम लोग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये इसकी त्रिज्या होती है, ये रेडियस होती है, चूंकि कर्व है तो रेडियस होगी। लेकिन प्रश्न चूंकि पूछा गया है, क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी आप देख लीजिए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो जब कर्व होगा तो इसकी रेडियस होगी, अगर ये सीधा हो जाए, ये जो कर्व है वो सीधा हो जाए ऐसे, तो ये प्लेन मिरर बन जाएगा, और जब प्लेन मिरर बन जाएगा तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो धीरे धीरे इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि अगर दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हों, दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हों और उसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक ये समतल दर्पण है ऐसे रखा है और एक दूसरा समतल दर्पण है वो ऐसे रखा है, तो ये कितने कोण पर झुके हुए हैं, इनक्लाइंड कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। ऐसे क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री वाला क्वेश्चन या 60 डिग्री पर अगर इंक्लाइंड है, ऐसे अगर है, मान लीजिए एक ये दर्पण है, एक ये दर्पण है, 60 डिग्री एंगल बनता है, इंक्लाइनेशन एंगल 60 डिग्री है, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अगर मिरर है और किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, कितनी इमेजेस बनेगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जो प्रतिबिंब की संख्या है, प्रतिबिंब की संख्या, n से इसको रिप्रेजेंट कर ले हम, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ इमेजेस, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा वो एंगल लेंगे जो गिवन होगा, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लेंगे,
और फिर -1 भी होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसे याद करेंगे। मतलब कि दो प्लेन मिरर है और किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, किसी कोण पर झुका हुआ है, उसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने बनेंगे। उदाहरण देख लीजिए आप, एक दो इसमें क्वेश्चन में हम बता दें आपको। अगर ये 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पर दोनों झुके हुए हैं, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे n = 360 डिग्री अपॉन 90। तो एक ये 0 कैंसिल होगा, 9 4 जा 36, -1 भी है, तो n इक्वल्स आएगा 4 - 1 3। मतलब कि अगर 90 डिग्री पर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन गए हमारे? 3। अगर 60 डिग्री है तो कितनी इमेजेस बन जाएंगी? देखिए n इक्वल्स 360 अपॉन 60 -1, ये 0 कैंसिल करेंगे, 6 6 जा 36, और n इक्वल्स होगा 6 - 1 5। 5 प्रतिबिंब बनेंगे, 5 इमेजेस आर देयर। कब? जब 60 डिग्री एंगल होगा। और पूछते क्या हैं वो? अक्सर पूछते क्या हैं कि दो समतल दर्पण है और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर पैरेलल ऐसे रखे हुए हैं और उसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। एक ये दर्पण है, एक ये दर्पण है, पैरेलल रखा हुआ है और इसके बीच में ये हमारी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब कितना बनेगा इमेज? और यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यही कंफ्यूज करता है। तो क्या होगा देखो, फॉर्मूला तो हमारा वही है, n इक्वल्स 360, और अगर पैरेलल हो गया तो एंगल कितना रखेंगे? एंगल कितना रखेंगे? 0। अगर दोनों मिरर पैरेलल हो गए तो एंगल कितना रखेंगे हम? 0। और 0 करते ही किसी की भी वैल्यू अपॉन 0, x/0 इन्फानाइट होता है, a/0 इन्फानाइट होता है, b/0 इन्फानाइट होता है, 1/0 इन्फानाइट होता है, 2/0 इन्फानाइट होता है, पहाड़ पर्वत अपॉन 0 इन्फानाइट होता है। कुछ भी रखो, 0 कर दिया अगर अपॉन में, वो इन्फानाइट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इन्फानाइट होंगी। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या आता है कि दो पैरेलल, दो दर्पण किसी एंगल पर, किसी कोण पर झुके हुए हैं, उसके बीच में कोई अगर वस्तु है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। आइए, दर्पण, समतल दर्पण के परावर्तन से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है? ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि किसी वस्तु, क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है इसको ठीक से समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु, जैसे आप हैं, आपका अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन रहता है आपकी लंबाई के बराबर, आपकी लंबाई का आधा, आपकी लंबाई का 2 गुना, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको अपना प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है ये कि जो दर्पण की लंबाई है वो वस्तु के लंबाई की आधी होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए उसको भी देख लीजिए, समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है और ये हम हैं, कोई ऑब्जेक्ट है। इस दर्पण और इस वस्तु की लंबाई अभी हमने बराबर ली है, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इस वस्तु की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। याद कर लीजिए, अगर आपको अपना प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई आपकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे, हमने आपको बताया था कि आपको अपना प्रतिबिंब कब दिखेगा? जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक आएगा। मान लीजिए कि जो ठीक मिड पॉइंट है वो ये है, आपका भी और इस दर्पण का भी, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये आप हैं, यहाँ से आप देखेंगे
तो एक प्रकाश की किरण, ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, तो प्रकाश आपको अपना पैर दर्पण में कब दिखेगा? जब प्रकाश की किरण आपके पैर से आपतित होगा। तो मान लीजिए ये आपतन हुआ, ध्यान से देखिए, ये आपका पैर है, यहां से प्रकाश आपतित हुआ, इंसिडेंट हुआ, और ये मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी एंगल पर जितने एंगल पर ये आया है यहाँ पे, और ठीक यहाँ पे आपके आंख तक ये प्रकाश पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइट सेम है, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। तो एक परावर्तित किरण आपको ये मिल गई, ये जो आपके पैर से आपतित हुई किरण, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो आपका पैर आपको दिख रहा है, दिखेगा, और एक प्रकाश की किरण यहां से चलेगी सीधे, और चूंकि नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, हमने आपको बताया अभी कि नॉर्मल इंसिडेंट होगी दर्पण पे अगर लाइट रे, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, प्रकाश अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगा। तो एक प्रकाश की किरण यहां से वापस लौट आई इधर, और एक प्रकाश की किरण यहां आई। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पे आप अपने सर को भी देख पा रहे हैं, और यहां पे आप अपने पैर को भी देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां से आने वाली रे भी यहां पे आती है, और यहां से आने वाली रे भी यहां पे आती है। तो इसके बाद कहीं से भी ये रे आएगी, वो आपके आंखों तक पहुंचेगी। अब देखिए, हमको ये पूरा प्रतिबिंब अब दिख रहा होगा, क्योंकि यहां से जो हमारे पैर से रे आई है उसको भी हम देख पा रहे हैं, और हमारी आंख है, हमारा सर है, वहां से जो रे टकरा कर आई है इसको भी हम देख पा रहे हैं। तो परावर्तन कहां से स्टार्ट हुआ? पैर से जो आने वाली रे है इसका परावर्तन यहां से स्टार्ट हुआ है, और बाकी रिफ्लेक्शंस यहां से ऐसे होते रहे यहां तक। तो ऊपर का जो हाफ पार्ट है, केवल यही हमको पूरा का पूरा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए यूज होता है। अगर इस पूरी हाइट को हम मान लेते हैं h के इक्वल, तो इतनी हाइट होगी h/2। जो दर्पण की जो ऊंचाई है वो हमारी ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि दर्पण कहाँ रखा हो, हमारी हाइट के ठीक मिड से ऊपर। अगर दर्पण हमारी हाइट के मिड से नीचे रखा है, आपने अगर अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण ले लिया है, आधी ऊंचाई का दर्पण, और अपनी हाइट के हाफ से नीचे रख लिया, आप अपना प्रतिबिंब देख नहीं पाएंगे, ना पैर दिखेगा ना आपका सर। और अगर कहीं आपने इसको इसके ऊपर भी रख लिया तो ना पैर दिखेगा ना सर। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना प्रतिबिंब देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, और आधी ऊंचाई का आपने दर्पण लिया है तो उसको कहाँ रखेंगे? रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको अपनी हाइट के मिड से रखिए ऊपर तक, तब आप पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्पण से आपकी डिस्टेंस कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करता है इमेज। दर्पण से आप नज़दीक होंगे तब भी दिखेगा, दूर होंगे तब भी दिखेगा। अच्छा, दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में, अच्छा समतल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में ये होता है कि जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं सामने दर्पण में, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो लेटरल इन्वर्जन होता है। मतलब कि बाएं वाला दाहिने दिखता है, दाहिने वाला बाएं दिखता है। तो लेटरल इन्वर्जन, जो पार्श्वीय उत्क्रम है, लेफ्ट वाला राइट दिखे, राइट वाला लेफ्ट दिखे, यह केवल समतल दर्पण में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पार्श्वीय उत्क्रमण है, जो लेटरल इन्वर्जन है, वो किस दर्पण में पाया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल। तो ये केवल समतल दर्पण में ही ऐसा पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो हमारा कलाइडोस्कोप होता है, कलाइडोस्कोप आप लोगों जानते होंगे, इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुरूपदर्शी। कलाइडोस्कोप क्या होता है? कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, 3 जो समांतर पट्टियां होती है समतल दर्पण की, वो 60 डिग्री पर एक दूसरे पर ऐसे झुकी होती हैं, कुछ इस तरह से। इसको ऐसे समझिए, 2 ऐसे समांतर और इसके एक सामने लगा दिया, तो 3 समांतर दर्पण, समतल दर्पण, जिसकी पट्टिकाएं काट लेते हैं समतल दर्पण की, और 60 डिग्री पे ट्रायंगुलर शेप में बना लेते हैं। कुछ इस तरह से बनता है ये कलाइडोस्कोप।
कुछ इस तरह का कैलेडोस्कोप होता है। इसमें क्या होता है कि हम 3 पट्टियाँ लेते हैं समतल दर्पण की और उसको 60 डिग्री पे इंक्लाइन करके उसको ऐसे चिपका लेते हैं और बीच में इसमें हम छोटे छोटे कुछ वो डाल देते हैं, कलरफुल ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। तो इसकी जो इमेज बनती है यहाँ पर वो बहुत खूबसूरत इमेज बनती है, कलरफुल बनती है, बहुत सारी इमेज रहती है। तो ये जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बनता है इसको हम कहते हैं कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप बहुरूपदर्शी। तो सीधे सीधे प्रश्न ये आता है कि जो कैलेडोस्कोप हमारा होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में यही रहते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये जो हमारा कैलेडोस्कोप है इसमें हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है कि जो हमारा पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप हम सब जानते हैं। ये भी पूछ रहे थे कि पेरिस्कोप किस काम आता है। तो जो हमारा समुद्र होता है, मान लीजिए कि समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, इसमें जो पनडुब्बियाँ होती हैं हमारी, सबमरीन से बाहर, मान लीजिए कि यहाँ पर बाहर कोई बोट है और सबमरीन यहाँ पर नीचे है, सबमरीन से इसको देखना है तो हम इसको देखने के लिए यूज करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। ये कुछ इस प्रकार बना होता है, देखिए पेरिस्कोप। ये ऐसे ट्यूब्स होती हैं और यहाँ पर 45 डिग्री पर एक प्लेन मिरर लगा होता है और यहाँ पर भी 45 डिग्री पर एक प्लेन मिरर लगा होता है। हमको ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है, यहाँ पर कोई चीज़ है और हमको यहाँ से देखना है। तो कैसे दिखता है? यहाँ पर हमने एक 45 डिग्री पर लगा दिया प्लेन मिरर, यहाँ से जो लाइट आती है वो यहाँ पर इंसिडेंट होती है 45 डिग्री पे और ये रिफ्लेक्ट होती है अगेन 45 डिग्री पे, इस प्लेन मिरर पे आके इंसिडेंट होती है। इस पर जब ये इंसिडेंट होती है, ये मिरर इसको अगेन रिफ्लेक्ट करता है यहाँ, और ये हमारा सबमरीन है, पनडुब्बी है, यहाँ पर हम बैठे हुए अपनी आंख लगाए तो यहाँ से आने वाली जो लाइट है ये हमको दिखती है। तो क्वेश्चन क्या आता है? पहला तो ये कि पेरिस्कोप किस काम आता है। तो पेरिस्कोप किस काम आता है? हम सबमरीन से जो जल का तल है उसके ऊपर की किसी वस्तु को देख सकते हैं। सरफेस, जो हमारा सरफेस, वाटर सरफेस है, उसके ऊपर की किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। किससे? पेरिस्कोप से। फिर पूछते हैं कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा सा आपका उत्तर होगा, समतल दर्पण उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने समतल दर्पण से जो परावर्तन है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। और अगर कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे तो आगे वीडियोस में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो है, आज का ये वीडियो समतल दर्पण से परावर्तन पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसके लिए बनाया गया वीडियो है। लगभग हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप ये करते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी की बहुत नीड रहती है। तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम्स की और आपको लगता है कि उनके लिए भी ये उपयोगी है तो उनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।